Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ, तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। आज के बयान के बाद जी, सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको, वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त हैं अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त हैं अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स 2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर दें। एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि ये सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं? या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ? यस। शी कांट मीट एनीवन शी वांट्स? यस। So she's a puppet of the Prime Minister? Of course. But this is disrespect to the highest person in the country. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। ये सब कुछ लोग सुन पाएंगे, ये सब कुछ सरकार भी सुनेगी, और हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे। तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा। आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या कर, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फ़ोन करके कहा एक दिन उन्होंने, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फेरेंस ड्रॉ किया, तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on the Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch the interview. Your viewership means an awful lot to me.
Hello and welcome to a special interview for The Wire. My guest was the last governor of Jammu and Kashmir. He served there from August 2018 till October 2019. 14 tumultuous months which saw not only the Pulwama crisis but more importantly the abrogation of Article 370. At the moment, Satyapal Malik is writing an account of those 14 tumultuous months. But today, in addition, he's also agreed to speak to me. Mr. Malik, let me start by asking you. Sure. If I ask you questions about your time as governor, will you tell me the truth, only the truth, and as much of the truth as you can? Yes. Yes? Pakka. Pakka. In which case, let's start. You took over as governor of Jammu and Kashmir in August 2018, and at the time the state was under president's rule. 3 months later, when Mehbooba Mufti was desperately trying to call you to tell you that she had got support from Congress and the National Conference, and as a result she had 56 people supporting her in an 87-member assembly, not only did you refuse to take her call, but it was claimed that the fax machine in your residence had not received her letter. And yet, literally minutes later, you dissolved the assembly. Why did you do that? Were you under pressure from Narendra Modi not to let her form a government? I was not even touch with him. It was ईद का दिन था, छुट्टी थी, मेरा रसोइया भी छुट्टी पे था. There was nobody to man fax or anything in my office. I reached there at 4 o'clock. I was in Delhi. I reached there at 4 o'clock. और वहाँ मेरे चीफ सेक्रेटरी और जो उनका हमारा इंटेलिजेंस का चीफ है वो सब आए और उन्होंने कहा कि इनकी मेजॉरिटी है और अगर ये लेटर भेज देंगे तो ओथ करा दीजिए, क्या दिक्कत है, मैं बिल्कुल करा दूंगा. लेकिन नियम क्या है, सरकार बनाने के लिए ट्विटर से सरकारें नहीं बनती करण साहब. सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो पार्टी जो सरकार बनाना चाहती है उसकी मीटिंग हो, वो मीटिंग करके डिसाइड करे कि महबूबा हमारी नेता होंगी. फिर जो सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं वो मीटिंग करें, वो चिट्ठी लिख के दें कि हम इनको सपोर्ट करते हैं और वो सारे लेटर्स पर्सनली डिलीवर करें गवर्नर को कि साहब ये सिचुएशन है. लेकिन अगर आप महबूबा मुफ्ती को टाइम देते ये करने के लिए तो वो सारी चिट्ठियां आपको डिलीवर कर देती. आपने मिनटों के अंदर असेंबली डिसॉल्व कर दी. गलत है. सारा दिन था, मैंने असेंबली डिसॉल्व किए 8 बजे के बाद. पूरा दिन उनके पास पड़ा था. 3 फ्लाइट आती हैं श्रीनगर से जम्मू, वो किसी के हाथ भेज सकती थी, खुद नहीं आ सकती थी. अच्छा, मेरा फैक्स ख़राब था तो उनके जानने वालों के बहुत के फैक्स ठीक होंगे, उनके यहाँ भेज देते, वो फैक्स मुझे राजभवन में डिलीवर कर देते. लेकिन मलिक साहब, ताज्जुब की बात यह है कि आपके चीफ सेक्रेटरी मानने थे कि अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो सरकार बनाने दीजिए, क्या हर्ज है? अभी अभी आपने यही चीज की है. हाँ, बिल्कुल. तो ताज्जुब की बात यह है कि अगर आपको और आपके सेक्रेटरी साहब को पता था कि उनके पास मेजॉरिटी है तो आप उनको 1 या 2 दिन और क्यों नहीं देते? हर्ज क्या था? जल्दी क्या थी डिसॉल्व करने की? उसमें सिस्टम है और वो सिस्टम ये है कि आपको वो मेजॉरिटी का सबूत आपके पास आ जाना चाहिए. वो नहीं आया. उसमें अपने फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, कल तय करेंगे. गुलाम नबी आज़ाद ने कैटेगोरिकली कहा नहीं कि हम सपोर्ट करते हैं. सिर्फ महबूबा कह रही थी कि मेरे पास मेजॉरिटी है. तो मेरा काम अगर ये था कि मुझे किसी भी हालत में उनकी सरकार बनवानी है तो ठीक है. लेकिन नो, फॉरगिव मी, इट्स नॉट किसी भी हालत में उनकी सरकार बनानी. इट्स अ डिफरेंट इशू. इफ महबूबा क्लेम्स शी हैज अ मेजॉरिटी and your chief secretary himself says that it's possible she does, then give her the time to establish it. Give her a day or 2. You are the governor and it is your duty to allow someone who claims they have a majority enough time to show they do. That time wasn't given. Within hours you dissolved the assembly. No, मुझे उनका ये तो मुझे मालूम था कि उनकी मेजॉरिटी है, पर कोई क्लेम उनका मुझे नहीं हासिल हुआ था. पर टाइम दे दीजिएगा क्लेम के लिए. मतलब मैं उनका इंतज़ार करता रहूं कि वहाँ तो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी बड़े पैमाने पे. ये खुद शिकायत करती थी कि जल्दी से असेंबली डिसॉल्व करो, हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है. फारूक खुद शिकायत करते थे. आपको पता उन्होंने क्या ट्वीट किया? मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगा. जी बताएं. वो लिखती हैं, इन टुडेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट द फैक्स मशीन at His Excellency the Governor's residence didn't receive our fax but swiftly issued one regarding the assembly dissolution. She's clearly suggesting that the claim that the fax was not received in your residence is a lie. She's clearly saying कि गवर्नर साहब या उनका दफ्तर झूठ बोल रहा है. नहीं, गलत है. Nobody was manning my fax machine.
और हमने जो भेजा है बाकी जगहों को जब कि असेंबली डिसॉल्व हो गई, वो फैक्स से नहीं भेजा, फ़ोन करके बताया। मुझे ये बताइएगा कि ये वाकई हकीकत है कि गवर्नर साहब के घर में फैक्स मशीन पे कोई बैठा नहीं था? क्योंकि ऐसी चीज़ कॉमेडी शोज़ में होती है, गवर्नर साहब के रेजिडेंस में तो होता नहीं। वाकई हकीकत है? ईद की छुट्टी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे रसोइया भी ड्यूटी पे नहीं था, ईद की छुट्टी मतलब थी। आप ईद के दिन भूखे रहे? जी आप ईद के दिन भूखे रहे? नहीं, मैं तो क्यों भूखा रहता, वो एक जो असली रसोइया वो नहीं था, तो कोई दूसरा बना देगा खाना, तो बट मैं तो बता ये रहा हूँ। चीज़ फैक्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर असली फैक्स वाला नहीं था तो कोई और बैठ जाएगा वहाँ पे। नहीं, अगर मेरा काम यही हो कि मैं महबूबा के फैक्स का इंतज़ार कर रहा हूँ तो मैं करूँ। महबूबा के पास फैक्स से ज़्यादा साधन थे मुझे रीच करने के, वो किसी को भेज सकती थी, अपने किसी आदमी के यहाँ फैक्स कर देती। Let me put it like this, जी, Governor Saab, you understand the constitution better than me. You ended up dissolving an assembly which was viable and which could have formed a majority government. That is not only unconstitutional, it's the worst mistake a governor can make, and yet you did it. You didn't give the time needed to show there was a majority, and clearly there was. 56 out of 87 is a huge majority. Let me tell you frankly, फारूक, महबूबा एक हफ्ते से रोज़ मुझे कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो, क्योंकि हमारे एमएलएज तोड़े जा रहे हैं, उन पे दबाव ये आपने पहले तो कभी कहा नहीं, ये पहली बार आप कह रहे हैं? नहीं, मैं डिसॉल्व करने के फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कहा। मैं कही तो खुद कह रहे थे कि डिसॉल्व करो, हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मुझे ये बताइएगा, आर यू प्राउड ऑफ व्हाट यू डिड or do you regret not giving Mehbooba more time to form a government? Not at all. I don't regret. If they were incompetent, I am not responsible for that. मुझे सरकार बनानी होती तो मेरे 6 आदमी गए हुए होते वहाँ चिट्ठी लेके, गवर्नर के गेट पे थोड़े रोक देता मैं। So you're saying Mehbooba was incompetent? Incompetent. And she is putting the onus of blame on you to cover up her incompetence. नहीं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि अगर आपको ये पता नहीं है सरकारें कैसे बनती हैं तो मैं आपको बताऊं। आपका आदमी अगर चिट्ठी लेके पहुंच जाता, और जम्मू से श्रीनगर बहुत दूर नहीं है, 3 फ्लाइट्स आती हैं, आप किसी अपने जानने वाले के यहाँ फैक्स कर देते, वो मुझे डिलीवर कर देता आपकी चिट्ठी। She says that she tried to call you and you refused to take the call. मेरा तो आप मुझे करके देखें, 2 बजे भी मैं अपना फ़ोन, कॉमन कश्मीरी भी ये नहीं कह सकता कि मैं फ़ोन खुद नहीं उठाता। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि महबूबा is lying when she said she tried to call you? Of course she is lying. She never called me in that period of time. Let's then jump 3 months to February 2019 when Pulwama happened. Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. There were adverse intelligence reports right through January, and I believe even up till the middle of February. And yet, despite those reports, 1,000 CRPF Jawans traveled by road in a huge convoy, which was a sitting target. You were governor at the time. Yes. How is it that this was permitted to happen? It was clearly asking for trouble. Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। In other words, don't let people know we made a mistake. डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। और उनका सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए।
मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि blame Pakistan Exactly. and we will get credit and Yes. it will help our election. Exactly. But you said two very important things. जी, The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और दोवल साहब ने भी कहा चुप रहिए. हाँ, चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, जी, you said that the route was not properly sanitized, security was not ऑफ proper. कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड. अनमैन्ड ऑल ऑफ देम, कितने ऑलमोस्ट लिंक रोड थे कुछ पता है? अराउंड 8-10। 8-9 लिंक रोड जी, वो अनमैन्ड. अनमैन्ड। This is a huge security lapse. This also I told them, because this was our lapse. Because हम तो लूप में थे नहीं, CRPF was doing on their own. In your YouTube interview, आपने कहा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस थी, यहाँ पे लापरवाही थी. ये किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो CRPF के लोग हैं उनकी, दोनों की. दोनों की। CRPF and Home Ministry. होम मिनिस्ट्री। And Home Ministry came under Rajnath Singh. अब whosoever was there, I don't know. He was Rajnath Singh. And that means the buck stops with Rajnath Singh, who was Home Minister. Of course, He carries the blame. if I was a home minister, I would have carried the blame. If you were Home Minister after this, would you have resigned? Pardon? If you were Home Minister after this, would you have resigned? वो तो सबका अलग अलग लेकिन आप अपना value बताइए। system। मैं तो छोड़ देता। छोड़ देते. After Pulwama happened, It was a great, great tragedy in the life of nation. 40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले. ये आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और दोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो, that they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances. Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeems actually responsible, or did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate, a car was running around in the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहा। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में. हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे was running around. उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए जी। a car loaded with 300 kilos Yes, of yes, RDX yes. was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. So we have a security lapse, which Yes. is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes, yes. आप हाँ कह रहे हैं. हाँ, मैं भी जिम्मेवार हूँ उसके लिए, because I was the head of the state at that point of time. The whole Indian system failed, Everybody failed in that case. from the Home Minister down. Everybody. There were reports in the papers a few weeks or months afterwards that a senior police officer called Devinder Singh had some sort of conspiratorial role to play. You have said that you knew him personally. Who is Devinder Singh and what was his role? Devinder Singh was a police officer who generally met me on airport when I landed there. Whenever I landed, he was there. He was very pleasant, very nice, and never knew that he has got some connection somewhere. But he did have a role to play? In this, he did not have any role to play.
So those stories that he had a role to play in what happened at Pulwama. No. He was not that sort of anti-national person. So those stories about Devinder Singh are wrong. Are wrong. Absolutely. Tell me something, Malik Saab. Yeah. Will we ever know the full truth of what happened at Pulwama? Yes, we can. वो तो गवर्नमेंट के पास सब होगा, ऐसा नहीं है, इनको पता नहीं है. लेकिन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के सिटीजन्स को तो बताया नहीं. और कोई जरूरी नहीं होता, 100 चीज नहीं बताती सरकार तो. और अगर बताएं they will be incriminating themselves क्योंकि उनकी ही गलतियां निकल जाएंगी. Of course. So the government has actually good reason to keep quiet and to hide it. Government have good reason to hide it and to use it for some other purposes. And you The tragedy was used for something else. ये आपने पहले भी कहा, फिर फिर दोहरा रहा हूँ. It is my conviction that instead of going to the root cause of the matter, we shifted the blame somewhere else. You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit. मैं इस भाषा में नहीं कह सकता जिसमें आप अपनी भाषा में कहिए. मेरी भाषा में यही है कि हमने उस पूरी घटना की तह में जाने के बजाय, या हो सकता है तह में गए हों, हमें मालूम हो, फिर भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को दूसरी तरफ कर देते हैं. लेकिन फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया मोदी साहब ने. मुस्कुरा रहे हैं आप? ये हाँ? नहीं, मैं इसमें हाँ ना कुछ नहीं कर रहा. ना हाँ ना हाँ, ना हाँ ना. हाँ या ना कुछ नहीं कर रहा हूँ. Let's come to August the 5th, 2019, the day Article 370 was abrogated. Yeah. उसके 2 दिन पहले, you had given a public assurance that nothing of the sort will happen. Clearly, you were misleading people. Did Mr. Modi ask you to give that false assurance? No, they did not tell anything to me whether they are doing it or not doing it. I only said when Mehbooba came to see me, I told her कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जेब से कागज़ निकाल के ये कर देंगे. पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट चल रही है, 11 बजे पार्लियामेंट में रखेंगे, शाम तक पास होगा. अभी मुझे कोई जानकारी और नहीं थी, मुझे ईमानदारी से कोई जानकारी नहीं थी. Let me quote to you जी. what you said to ANI. And there's a video, so these are your words. जी. आप वीडियो पे कह रहे हैं. Only rumor mongering is going on. Yeah. Till today, और ये 3 तारीख को आपने कहा, Yeah. till today, I have no inclination, no information. I have talked to everybody in Delhi. ये ध्यान से सुनिए सर. I have talked to everybody in Delhi and nobody has given me any hint that they will do this or that. Somebody says there will be trifurcation. Somebody says Article 35, Article 370. और अब और भी ध्यान से सुनिए सर. Nobody has discussed these things with me, either the Prime Minister or Home Minister. I can say it on oath what I said. इसका मतलब है सर, only one of 2 things. Either the Home Minister and Prime Minister did not tell you and you weren't in the loop. That raises questions about whether they trusted you. Or, since you are the governor and it's President's rule, you were aware, but you're not telling the truth. No, There no, can only be one or two. वो मेरी बनावट नहीं है कि मुझे मालूम हो और मैं उसको इतना आपको हाइड बिल्कुल कुछ नहीं पता था. कुछ नहीं पता था. मुझे सिर्फ एक दिन पहले शाम को होम मिनिस्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा सत्यपाल मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, सुबह उसे उससे कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले भेज. जब आप कहते हैं एक दिन पहले फ़ोन आया, इसका मतलब है फ़ोन 4 तारीख को आई थी. 4 तारीख की रात में. इसका मतलब है 3 को जब आपने ANI से बात की तो कुछ नहीं पता था. कुछ नहीं पता था. मैं झूठ नहीं बोलता इन चीज़ों में. Shouldn't you have been informed? It was President's rule. You were the actual ruler. You weren't a titular governor. Should you not have been informed? पहले दिन से ये मुझे अंदाज था कि ये होगा और वो भी इतना जानते थे कि उसे पता होना चाहिए कि हम ये करेंगे. बट कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे बता दें सारे डिटेल. क्यों नहीं बताया आपको? अब नहीं बताया. आपने कभी पूछा था उनको? मैंने इसका कोई बुरा नहीं माना. बुरा नहीं माना? ना पूछा. You were the sitting governor under President's rule, not a titular governor. Power was actually yours. It was Assembly's President's power rule. was with me. मुझे मेरी चिट्ठी के बिना हटता नहीं. ताज्जुब की बात है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में आपको बताया तक नहीं. भाई देखिए, दिल्ली वहाँ कश्मीर की प्रॉब्लम ये है करण भाई कि दिल्ली वहाँ सारे सिस्टम को टेकन फॉर ग्रांटेड रखती है कि जो हम कहेंगे वो हो जाएगा.
मुझे ये बताइएगा, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा that you were ignored? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनकी सरकार है, वो चला रहे हैं, उनको हटाना, वो जब कहेंगे ठीक है, नहीं कहेंगे नहीं ठीक और है पूछा तक भी नहीं, ना। बिल्कुल पूछा एक तक नहीं। आध बार बातचीत में ये जरूर पूछा जब मैं पीएम से मिलने क्या हाल है, कुछ करें तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप बेफिक्र रहें। मैंने करण भाई, सही बात यह है कि एक सेंस ऑफ फैटिग जो होती है वो पैदा कर दी थी वहाँ। मैंने वहाँ लोगों को कहा कि देखो, ये तुम्हारे बच्चे मरते हैं, ये 250 बच्चे हैं, दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर की फौज से लड़ रहे हैं, क्या हासिल करोगे? इनके बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं। तो लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, बातचीत से सब कुछ मिलेगा। लेकिन बातचीत तो हुई तक नहीं। बातचीत अब वो उधर से करें तो इधर से करें, दोनों तरफ से वो। लेकिन आपने ये कहा था कि 2-3 बार जब आप मोदी साहब को मिले तो उन्होंने कहा था, और मैं आपके ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर हम कुछ करें तो कुछ होगा नहीं। और इससे आप समझ गए कि इनका अंदाज है, इनकी नहीं, इच्छा मुझे है। पता था कि ये होगा, चूंकि देखिए जब मोदी जी पावर में आए, उनका पहला एजेंडा था 370 को ख़त्म करना। चूंकि वो सारे चुनाव में बोले थे। जो लोग ये कहते हैं कि साहब इनको वो नहीं था समर्थन जनता का, जनता ने तो समर्थन दिया ना, आपको जिता दिया, और आपने वो सब जगह बोला, और फिर आपने उसको पार्लियामेंट में सब जगह बोलते थे 370 के खिलाफ। अच्छा, मुझे ये समझाइएगा मलिक साहब, जी जी। abrogation of Article 370 is a long-standing commitment of the BJP. For decades they have been talking about this. Why did they divide the state into and demote it to a union territory? To many Kashmiris, that looked like a deliberate attempt to humiliate. वो 370 हटाने से ज़्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? Exactly. इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता कि ये मत करिए। वो इसलिए किया, जो मेरा अंदाज है कि यूटी बनाने में पुलिस डायरेक्टली सेंटर के अधीन आ जाती है। अदरवाइज पुलिस इनके कंट्रोल की नहीं होती, वो गवर्नर या असेंबली के कंट्रोल में रहती है। और यहाँ ये फियर था कि पुलिस रिवोल्ट कर सकती है। ये बात मुझसे चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा कि मलिक साहब, जब मैंने उसे बताया शाम को कि सुबह चिट्ठी भेजनी है ये, तो उसने कहा कि 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगे ये तो थानों में घुस जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, पुलिस रिवोल्ट कर देगी, और मैं तो यहीं आ रहा हूँ राजभवन में। कहा तुम बेफिक्र रहो, मैंने जो 6 महीने काम किया, मैं आश्वस्त हूँ, कुत्ता भी नहीं भौंकने का, चिड़िया भी नहीं। लेकिन ये मुझे बताइएगा, अगर आपको पूछा जाता तो आप कहते डू नॉट डिमोट इट टू यूनियन टेरिटरी? यस, 100%। सो दिस वाज अ मिस्टेक? मिस्टेक नहीं, दैट वाज देयर, उनका कंसर्न था। बट यू थिंक इट वाज अ मिस्टेक? जरूरी नहीं था। वो जिस चीज से उन्होंने डर के किया कि पुलिस रिवोल्ट कर दे, वो होता नहीं। उन्होंने बहुत काम किया था पुलिस के लिए, बहुत सपोर्ट थी हमको। So they took an unnecessary step out of a fear that was unrealistic. Exactly. मुझे ये बताइए, would you have also advised against dividing the state into, separating Ladakh from Jammu and Kashmir? नहीं, मैं समझा नहीं आपको। Would you, अगर आपसे पूछा जाता, मैं have बिल्कुल also said कि स्टेट को डिवाइड ना नहीं, कीजिए? मैं बिल्कुल कहता कि ये मत करिए, इससे ज़्यादा सेंटीमेंट हर्ट होगा। तो दोनों चीजें के आप खिलाफ थे, डिमोशन के भी खिलाफ थे Yes. और डिवीजन के भी खिलाफ थे। जी जी, तो आपके आंखों में बोथ हुआ अननेसेसरी एंड रॉन्ग। बिल्कुल गैर जरूरी था। डिवीज़न के तो मैं थोड़ा पक्ष में था, चूँकि मैं बहुत जाता था लद्दाख, और वो लोग बहुत ही अपने को ह्यूमिलिएटेड फील करते थे। श्रीनगर में आते थे, उनसे ब्यूरोक्रेसी का सही बिहेवियर नहीं होता था, तो उनके लिहाज से उतना डिवीज़न तो ठीक था। लेकिन इसको जो आप अभी कह रहे थे, डिमोशन, यूटी करना, ये गलत था। लेकिन मेरे लिए क्लियर करिए साहब, यूटी के बारे तो आप बड़े जोर से कह रहे हैं, यूटी करना गलत था, बिल्कुल गलत था। चेंजिंग द स्टेट टू यूनियन टेरिटरी वाज द स्मेक। लद्दाख के बारे आप दो चीजें कह रहे हैं, पहले आप कह रहे थे डिवीजन गलत था, फिर आप कह रहे थे कि लद्दाख में डिवीजन की सेंटिमेंट थी। सो व्हाट्स योर फाइनल पोजीशन? माय फाइनल पोजीशन इज कि यस, लद्दाख को कश्मीर से अलग होना चाहिए था, चाहे यूटी के रूप में होता लद्दाख या कैसे भी, चूंकि वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। सो ऑन डिवीजन यू वर अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट? या इट्स ओनली ऑन यूटी दैट यू डिसएग्री? ऑन यूटी आई डिसएग्री। ना आपके बारे ये भी कहा है, हो सकता है आरोप है, हो सकता है हकीकत है, मगर आपसे मैं पूछूंगा कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यू अनलीश्ड अ रेन ऑफ टेरर ऑन जर्नलिस्ट्स इन कश्मीर। अनुराधा भसीन, who is the executive editor of Kashmir Times,
has written an article in the New York Times on the 8th of March, which is just 5 weeks ago. और मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने अंग्रेजी में क्या लिखा है. This is what she's written. Journalists were routinely summoned by the police, interrogated and threatened with charges such as income tax violations or terrorism or separatism. Several prominent journalists were detained. At least 20 were placed on no-fly lists to prevent them from leaving the country. Why was this done? मुझे एक भी जर्नलिस्ट ने, कोई अगर कसम खा के कह दे कि मैंने शिकायत की हो, इस तरह की कोई घटना मेरे निगाह में नहीं आई. हर शाम को एक जगह तय थी कि वहाँ ब्रीफिंग की जाती थी, हमारे अफसर लोग बैठते थे, ब्रीफ करते थे, कोई उनको सहूलियत की जरूरत होती थी वो देते सर, पूरा इंटरनेट तो शट डाउन किया गया था. There was total silence out of Kashmir. उसकी वजह इंटरनेट का यूज पाकिस्तान करता था हमारे अगेंस्ट. इंटरनेट हम मतलब पाकिस्तान की सहूलियत के लिए इंटरनेट को चालू रखें. पीछे आपने कश्मीर को हिंदुस्तान से कट ऑफ कर दिया. नहीं हकीकत है, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है वहां पे. नहीं. पर ये बताइएगा, ये खुला कह रही हैं, जर्नलिस्ट वर रूटीनली समन्ड बाय द पुलिस, interrogated and threatened with charges of income tax violations or terrorism or separatism. ये सब बकवास है. इस तरह की कोई घटना नहीं. पुलिस के एक अफसर को मैं जानता हूँ, इतने बढ़िया सब. अनुराधा भसीन गलत लिख रही हैं, गलत कह रही हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा गया और वो कहीं भी छपे. और उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दी था, उन्होंने स्वीकार किया कि बिल्कुल ये हुआ है. मुझे जानती थी, मुझे फोन करके वो कह सकती थी कि भाई ये हो रहा है. मैं तो 2:30 बजे रात भी फोन उठा रहा था. मैं सारे कश्मीर को नेवर मैंने अपना नंबर सबको दे रखा था. सिर्फ एक लेडी को मैंने एंटरटेन नहीं किया फोन पे, दैट वाज बरखा दत्त, फॉर अदर रीजंस. बट जो भी मुझे फोन करता था मैं खुद उठाता था, 2:30 बजे रात भी. उनके बारे में बताइएगा. शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट. उनको आपने क्यों नहीं एंटरटेन किया? कोई रीजंस थे लोकल. शी वाज नियर टू समबडी हु इज वेरी डीप इन कश्मीर पॉलिटिक्स. तो मैं थोड़ा फिक्र कर रहा था कोई गलती ना हो जाए. So out of fear that she may get close to someone who's deep in politics, you wouldn't take the phone from her. She wanted to come and meet me. I avoided that. I want to come to something else that you spoke about in that YouTube interview you gave. Because I think it is very important. You spoke about how Reliance Insurance wanted to open an insurance scheme in Kashmir. You said that Ram Madhav came to see you to get you to clear it. You said कि वो आपके घर आए थे 7 बजे सुबह. आपने ये भी कहा था कि मैंने तो उस समय तक नहाया भी नहीं था. और मैं बिना नहाए मिलता नहीं हूँ किसी को. लेकिन आपको उनको मिलना पड़ा उस दिन. उनको मिलना पड़ा. राम माधव 7 बजे सुबह आए. हाँ, और उन्होंने आपको कहा था कि ये क्लियर करिएगा, और आपका जवाब था, एंड आई एम कोटिंग यू, मैं गलत काम नहीं करूंगा. वो आपसे क्या गलत काम करवाना चाहते थे? मुझे कल उनका नोटिस भी आ चुका है. जी, अखबारों में भी है कि ही इज सूइंग यू फॉर डेफेमेशन. बट आई नो दैट यू आर अ ब्रेव मैन एंड दैट वोंट पुट यू ऑफ. सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट. मुझे वो ये बता दें क्या करने गए थे राजभवन में. राजभवन में वो गोहत्या पे बात करने गए थे या क्या करने गए, सिवाय इस इशू के? वो एक दिन पहले उसको हमने ख़त्म किया और ये सुबह सुबह आ गए. खैर मैं गया नीचे मिलने में, बताइए क्या हुक्म है? कहने यार वो तुमने वो कर दिया क्या, इंश्योरेंस वाला मामला ख़त्म कर दिया क्या? मैं कहाँ कर दिया? कहने चिट्ठी चली गई. मैं कभी पूछता हूँ. मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मुझे पता था कि चिट्ठी चली गई होगी चूँकि शाम को ख़त्म किया था हमने. तो उसने कहा चिट्ठी तो कल ही चली गई थी. तो राम माधव अपसेट हुए. ये मुझे बताइएगा, आपने वो इंश्योरेंस की स्कीम जो रिलायंस इंश्योरेंस कश्मीर में चालू करना चाहती थी, उसे क्यों इनकार किया? उसको इसलिए इनकार किया, बल्कि वो मैं गया था जिस दिन ओथ ली थी, उसके अगले ही दिन वो एजेंडे पे आ गई. मुझे पता नहीं था, सारे यूनानिमस थे कि इसको पास कर दो. वो पास भी हो गई. वो तो मैंने 2 दिन बाद फाइल मंगा के कैंसिल की, क्योंकि इमीडिएटली तो सरकारी कर्मचारियों में उसका बहुत विरोध हो गया, क्योंकि 8,500 रुपये हर कर्मचारी को साल में देना था. फिर जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनको 20,000 के ऊपर देना था. तो मैंने कहा दिल्ली में तो CGHS में हमको कुछ नहीं देना होता, यहाँ क्यों देंगे ये? तो मैं कहा ये तो अच्छा. फिर जो अस्पताल उसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 5 या 6, वो 3rd रेट अस्पताल थे. कोई नेशनल रिप्यूट का एक आध अस्पताल था और कोई नहीं था. तो मैं कहा भाई ये क्या हुआ?
अस्पताल भी अच्छे नहीं होंगे, इलाज भी अच्छा नहीं मिलेगा, पैसे लिए जाएंगे। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, इसको CGHS के उस पर करिए, पैटर्न पे। और राम माधव जी आपको 7 बजे सुबह मिलने आए क्योंकि वो चाहते थे कि आप स्वीकार करें, एंड ही वाज क्वाइट नहीं, हैप्पी उन्होंने फॉर मुझे दीज चार्जेस एंड फॉर दीज बैड हॉस्पिटल्स टू बी इन्वॉल्व। नहीं, वो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा ये करो, तो बट क्या कहा? ही वाज नहीं, उन्होंने कहा कि कैंसिल कर दिया। क्यों? कहाँ कर दिया? अच्छा, चिट्ठी चली गई। तो ही वाज अपसेट। फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा मुझे, मैं समझ गया कि क्या है। लेकिन आप ये भी समझ गए दैट ही वांटेड यू टू पास द स्कीम। वो मैं पास, वो तो खत्म कर चुका था। लेकिन वो आए थे आपका मन आए थे बदलने के लिए, इसीलिए कि हाँ, वो कभी नहीं आए मेरे पास सिवाय उस दिन के। और आपका मन बदलवाना चाहते थे। वो तो कोई नहीं बदलवा सकता था। PM भी कहते तुम्हें छोड़ देता, पर लेकिन नहीं कोशिश तो राम माधव जी ने की थी। एग्जैक्टली यही होगी, और क्या था। उस YouTube इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि आपको किसी ने 300 करोड़ का ऑफर दिया था। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। है तो सही उसमें, कहीं ना, गलत है। YouTube इंटरव्यू मैंने सुना अपने कानों से। मैंने ये नहीं कहा मुझे 300 करोड़ का ऑफर दिया गया था। उसको ठीक से सुनिए। उसमें है कि ये चर्चा थी कि इसमें, इन दोनों डील्स में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। क्या मतलब इन्वॉल्व है? माने किसी को मिलना है। किसको मिलना है? अब वो मुझे नहीं पता किसको मिलना था, पर मिलना था। लेकिन मैं आप ये करता नहीं तो कह रहे मुझे थे कि मिलता। आपको ही मिलता ना। मैं अगर करता तो मुझे मिलता। जी, तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि if you had agreed to the two schemes, one is the Hyderabad scheme which we haven't talked about because I think that went through, and the second was this insurance scheme which didn't go through, आपको दोनों के लिए कोई 150 थ्रू करोड़ नहीं, मिलता। वो भी कैंसिल हुई, ये भी कैंसिल। दोनों आपने कैंसिल की। हाँ। हाइडल भी कैंसिल की। जी। और आपको ये बताया गया था या किसी ना किसी दोनों तरह में समझाया गया 150 था? रुपया है जी, इन दोनों में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। मतलब टोटल 300। और वो अगर आप अग्री करते स्कीम मिल का, जाता, तीसरे दिन मिल जाता। तो दिस वाज अ ब्राइब बीइंग ऑफर्ड टू यू। पर इट वाज नॉट ऑफर्ड टू मी। ये देखिए कश्मीर का क्या है करण भाई, आप जाओ वहाँ तो वहाँ लाल चौक पे जो अफवाह होती है वो शाम तक न्यूज़ बन जाती है। वहाँ कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। ये हर आदमी की ज़बान पे था कि इसमें ये इतना रुपया इन्वॉल्व है। मुझे ये चीज़ बताइएगा, उसी YouTube इंटरव्यू में आपने कहा था कि जब CBI ने आपको इन चीज़ों के बारे सवाल पूछे तो आपने कहा था, एंड आई थिंक आई एम कोटिंग यू करेक्टली, प्रधानमंत्री के लोग हैं। आर यू सजेस्टिंग दैट इन सम वे मिस्टर मोदी इज इन्वॉल्व्ड? मैंने ये कहा इसमें जो लोग ये इन्वॉल्व हैं ये सब मोदी जी के नज़दीक हैं। वन इज़ अंबानी, सेकंड राम माधव, तीसरा एक था जब भी मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जाता था तो मुझे कहते थे उससे मिले कि नहीं तुम, हसीब द्राबू से। 2-3 बार तो मैंने कहा कि नहीं मिला। तो एक दिन मैंने खैर उसे बुला ही लिया। हसीब द्राबू जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे कश्मीर के, जो महबूबा की सरकार में, JK बैंक में भी थे। ये द बिग व्हीलर डीलर, नाउ ही इज़ फंक्शनिंग फ्रॉम बॉम्बे। तो उसने मुझे, हसीब द्राबू मुझे मिलने आए तो फिर उसने कहा कि आपने हमारा हाइडल वाला कैंसिल कर दिया, चलो हम तो करा लेंगे कहीं से, ये उसने कहा। तो मैंने PM को जाके बताया। हसीन द्राबू साहब ने आपको कहा कि आपने हाइडल कैंसिल कर दिया लेकिन हम करा लेंगे। जी। और उनको शायद बाद में उन्होंने कहीं से करा भी लिया। तो मैंने PM को बोला, मैं कहा हसीब द्राबू से मिला मैं, आप कह रहे थे। तो कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा वो तो दलाली का काम लेके आए थे। फिर मैं तो मना कर दिया। कहने ठीक किया। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फ़ोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैं, आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फलां आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है और अल्टीमेटली 1 हफ्ते में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया। तो मैं कैसे मानूं कि ये करप्शन के खिलाफ ये आपने बड़े कमाल की चीज़ कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। मैं कई केस बता सकता हूँ। मैंने एक आदमी का केस बताया कि उसके ऑफिस से फ़ोन जाता है कि PMO से बोल रहे हैं, फला मतलब जितेंद्र सिंह के यहाँ से, कि हमारे मिनिस्टर को कांटेक्ट करो।
तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस का नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने अमित शाह को कहा, अमित शाह ने मेरे से तस्दीक की। मैं कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मैं मुझे चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया, आप उससे पूछ लें। लेकिन जितेंद्र सिंह तो वही हैं जहाँ थे, तो मैं कैसे मान लूँ करप्शन से लेकिन ये दिक्कत है सच में हैरानगी की चीज है कि जी। प्राइम मिनिस्टर को करप्शन से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हर दिन करप्शन के मामले पे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं और पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। हर रैली पे वो कसम खा के कह रहे हैं कि मैं करप्शन को बंद कर दूंगा, मैंने करप्शन को बंद कर दिया। और आप कह रहे हैं कि उनके आंखों के नीचे करप्शन चल रही है। एक केस तो बता दें मुझे जहां बंद किया हो। मैं तो 2 केस बता रहा हूं जिनमें मैंने कंप्लेंट की, और दोनों 100% करेक्ट। गोवा में आप बच्चे से पूछ लें कि गोवा का चीफ मिनिस्टर कैसा है। और क्योंकि आपने गोवा के करप्शन के बारे जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर को, तो आप कह रहे हैं आपको वहां से भी 7 या 8 महीनों के अंदर ही हटाया गया। हटा दिया। वहाँ के जो लोक गायक हैं बेस्ट 3, उन्होंने राजभवन के सामने खड़े होकर गाना गाया हमारे पक्ष में। कभी गवर्नर के पक्ष में ऐसा होता नहीं है कि वहाँ रैली निकली, मैं चला आया था और मुझे इन्होंने कहा जल्दी जल्दी पैकअप करो जाओ अभी, और कोई फ्लाइट नहीं थी गोवा से। तो एक एयरफोर्स का प्लेन टूटा हुआ साला रद्दी एवरो भेजा, मैं उससे गया। और मतलब इतनी जल्दी थी आपको गोवा से निकालने की, सेंटर स्पेशल प्लेन टू गेट यू आउट ऑफ गोवा। उसका रीज़न था, वहाँ सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा था गोवा में कि ये हमारा सपोर्टर था। मैंने कई जगहों पे यू आर बिकमिंग पॉपुलर। ऑफ कोर्स मैंने वहाँ कहा कि साहब इस रूट पे आप ये गाड़ियाँ मत चलवाइए, यहाँ कोरोना फैल जाएगा। वहाँ फैल गया, क्योंकि वो गाड़ियों वाले से चीफ मिनिस्टर पैसा लेता था। बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें लोगों को लगा कि ये हमारे पक्ष में। तो आप खुला कह रहे हैं जी कि गोवा में करप्शन हो रही थी, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, वो आपकी बात माने नहीं, बल्कि सिर्फ माने नहीं, आपको जल्दी से जल्दी 7 या 8 महीनों के अंदर गोवा से हटा दिया। एंड दे अरेंज्ड अ स्पेशल प्लेन, एज यू सेड, अ रद्दी एयरफोर्स प्लेन टू गेट यू आउट एज फास्ट एज पॉसिबल, जो सुबह चल के शाम को पहुंचा गुवाहाटी। लेकिन मुझे ये बताइएगा, गोवा से हटाने के पहले आपको कश्मीर से भी हटाया गया। आखिर आप कश्मीर में सिर्फ 14 महीने रहे। Was that because of the Reliance Insurance case that you had actually found out कि इसमें गलती हो रही है, कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लोग मिले हुए और आपको हटाया गया इसमें? नहीं, कश्मीर में तो मैं रह नहीं सकता था, क्योंकि वो डाउनग्रेड हो गया था। और वहाँ एलजी जो है वो गवर्नर से 10-12 कदम नीचे होता है, वो मैं रहता ही नहीं। अगर मुझे कहते एलजी बन जाओ, मैं नहीं बनता। So for protocol reasons you were removed from Kashmir, not because of the Reliance Insurance. वो तो बहुत You're absolutely sure. बहुत बाद में हुआ। But गोवा से, क्योंकि आप on that case he supported me. But corruption एक्चुअली जब मैंने ये कैंसिल किया रिलायंस वाला, तो 2 दिन बाद ही मैं आया अपॉइंटमेंट लेके। मैंने जाके बताया साहब ऐसे ऐसे था, मैंने इसे कैंसिल कर दिया, आपकी दिलचस्पी हो तो किसी और को भेज दीजिए। मुझे ये बताइएगा, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स राम माधव वाज रिमूव्ड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी। इसके बारे में आप जानते हैं? Is there a connection between him coming to see you, the Reliance case, and Ram Madhav being removed? No, वो नहीं, और बहुत कारण थे। तो शायद ये किन्हीं और चीज़ों से भी उससे नाराज थे। उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब की नाराजगी और चीज़ों पे थी? जी, और चीज़ों पे भी थी, बहुत सारी बातें थी। मगर गोवा में क्योंकि आप करप्शन का जिक्र कर रहे थे, आपको रिमूव किया गया। जी, और इसलिए आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को करप्शन से कोई नफरत नहीं। 2 मिसाल मैंने दी, गोवा की और जितेंद्र सिंह की। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक रैली में करप्शन का जिक्र करते हैं, कसम खा के कहते हैं कि मैंने करप्शन मिटा दी है, उंगली उठा के कहते हैं कि कांग्रेस वाले या दूसरे स्टेट के रीजनल पार्टीज वाले करप्शन कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये तो झूठा आरोप है, अपने आप ही इनके लोग करप्शन में मिले हुए हैं, यही आप कह रहे हैं? अब मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? मैं जितना आप कह तो गए, कह सकता था वो कह दिया है। चलिए, ये सब कुछ लोग सुन पाएंगे, ये सब कुछ सरकार भी सुनेगी, और हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे। तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा। आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या करूं, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फ़ोन करके कहा एक दिन उन्होंने, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फरेंस ड्रॉ किया, तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूँगा। कश्मीर के बारे तो आज आप बड़ा खुल के बोलें। अब तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप हैरत करोगे, कश्मीर की जो एडवाइजरी कमेटी है उसने लिखा था
कि इनको सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान से, इनको मकान मिलना चाहिए, Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और मिली क्या? मेरे पास एक सिपाही है इस वक्त, बस बस। मकान मिला? मकान का सवाल ही नहीं, किराए के मकान में रह रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब है, as someone who was governor of Kashmir when Article 370 was abrogated, you have a very high threat profile, ऑफ कोर्स, but the government has given you no security. नो ये सरकार की लापरवाही नहीं है? सरकार चाहती है साले कोई मारते इसको। और आज के बयान के बाद जी, सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने बढ़ेगी। खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद हाँ, करप्शन। मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप कश्मीर के बारे एक किताब लिख रहे हैं, अबाउट योर 14 months एज गवर्नर। जो सवाल मैंने इंटरव्यू के बारे पूछा था, मैं आपको वही सवाल किताब के बारे पूछ रहा हूँ। विल यू रिवील द ट्रूथ इन योर बुक, द फुल ट्रूथ and as much of the truth as you can reveal? आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, मैं ज़िंदगी में, मैं 2 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। खुद खेती करके खुद बढ़ाऊँ, और मैं ज़िंदगी में, मेरा ये उसूल है कि मैं झूठ, अगर बिल्कुल ही गर्दन पे कोई चाकू आ रहा हो तो हो सकता है बोल दूं, वरना मैं बोलता नहीं हूँ। तो किताब में सारी हकीकत आप बता देंगे? जितना ज़रूरी है वो सारा बता दूंगा। जितना ज़रूरी है? जी जी। जानबूझकर तो नहीं आप कुछ रोकेंगे? नहीं, कोई रोकने की कोई एंटी नेशनल कोई बात नहीं है। देश का नुकसान नहीं होता जो बातें मैं कहूँगा। चलिए, लेट्स गो अ लिटिल फर्दर। कश्मीर के बारे में बातें हो गई, मैं 2-3 और चीज़ें आपको पूछना चाहता हूँ, बट नॉट अबाउट कश्मीर। जी। इन जनवरी 2022, at a function in Dadri in Haryana, you talked about a meeting with the Prime Minister when the farmers' agitation was on. And this is what you said. मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, वो बहुत घमंड में थे। उसके बाद आप अमित शाह से भी मिले, और अमित शाह ने मोदी के बारे आपको ये कहा, सत्यपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, सत्यपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ नरेंद्र मोदी टुडे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। मैंने एक बार मिसाल के तौर पे एक बार कहा कि वहाँ की असली जो प्रॉब्लम है वो जमात है। उनको फिक्र ही नहीं था उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे उस पर नोट दे दो, लेकिन मैंने 20 पेज का नोट दिया उन्होंने। ही डिड नॉट एक्ट ऑन दैट। अमित शाह एक्टेड ऑन दैट, नाउ ऑल्सो ही इज एक्टिंग ऑन दैट, बिकॉज जमात इज सो पावरफुल। 20-30% लोग तो सरकारी कर्मचारी उनके साथ हैं, उनकी बेहतरीन बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, मस्जिद और हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, who presents himself as being well informed and knowledgeable, आप कह रहे हैं is ill informed. ऑफ कोर्स ही इज इल। मुझे तो अभी भी लगता है उनको बहुत चीज़ें। ill informed का मतलब हुआ ignorant. इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट जो हो रहा है। मस्त हैं अपने में, to hell with it, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स। और बताइए, कश्मीर का मैं बताता हूँ, इनको कश्मीर की किसी रियल प्रॉब्लम का पता नहीं था। कश्मीर का इन्हें ये भी पता नहीं था कि हुर्रियत कैसे ऑपरेट हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जाते ही वहाँ एक इंटरव्यू दिया जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। मैंने कहा कश्मीर की प्रॉब्लम सारी कश्मीरियों ने पैदा नहीं की, 50% दिल्ली ने पैदा की है। तो हुर्रियत के चीफ ने बयान दिया, पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि गवर्नर 50 सैकड़ा सही बोले। तो मैंने कहा 50 सैकड़ा तुम सही बोल दो। तो खैर, लेकिन आप बड़ी ताज्जुब की चीज़ कह रहे हैं जी, कि कश्मीर के बारे ही इज इग्नोरेंट, इल इन्फॉर्म्ड, ही डजंट नो एनीथिंग, and you must have found this out in 2018 when you became governor. या By that time, Modi साहब had been prime minister for 4 years. यस, 4 साल प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद कश्मीर के बारे इग्नोरेंट रहे। 100% इग्नोर, मतलब इल इन्फॉर्म्ड। चलिए, ये तो पहला बयान आपका हुआ, और मुझे बताइएगा बात तो प्राइम मिनिस्टर, ये तो मेरे कान खुल जा रहे हैं और ऑडियंस भी हैरान होगी। और बताइए। और मैं ये बताता हूँ, मुफ्ती सईद के एक बहुत अच्छे कुलीग थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मुजफ्फर बेग।
वो एक दिन मुझे मिलने आ रहे थे, तो थोड़ा लेट हो गए। मैंने पूछा साहब कहाँ लेट हो गए? कहने लगे मैं जिलानी ने बुला लिया था। तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ये तो गजब का गवर्नर है, इससे तो डील हो सकती है। कहने कैसे? गिलानी साहब ने कहा गिलानी आपके ने बारे? जी, आज वो जिंदा नहीं है बेचारे, जी जी जी, पर मुजफ्फर बेग and he was जिंदा the most pro Pakistan of the Hurriyat leaders. ही सेड कि इसलिए कि वो जब बात करता तो दिल निकाल के हथेली पे रख लेता, तिकड़म की कोई बात नहीं करता है। तो पॉइंट क्या बना रहे हैं आप? मैं ये बना रहा हूँ कि अगर कश्मीर में हम ईमानदारी के साथ काम करें, चूँकि वहाँ हमने इलेक्शन कभी फेयर नहीं कराए, हमने इलेक्शंस के रिज़ल्ट बदले। एक बार तो हमने बख्शी के ज़माने में तो सारे पर्चे कैंसिल कर दिए। तो ये जो हमारी तिकड़में हैं, इनसे हमारे बारे में यकीन पैदा नहीं होता है। और आप ये भी कह रहे हैं कि इफ़ गिलानी साहब, who is the most pro Pakistan of Hurriyat, had faith in you personally, Yes. then you could have been used to create some sort of negotiation and Trust solution. me, 2-3 times I gave impression here that it can be solved. ये आपने प्रधानमंत्री साहब को कहा था? Yes, but they were not interested in that. और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वहाँ एक फुटबॉल टीम थी, उसको वो किया सपोर्ट। 1 करोड़ मैंने दिया, 1 करोड़ मैंने जेके बैंक से दिलवाया। वो पहले झटके में 3 देश की 3 बड़ी टीमों में आ गई। तो उसका एक मैच होता है, उस मैच में 20,000 लड़के आ गए देखने के लिए। तो यासीन मलिक ने हुर्रियत की मीटिंग बुलवाई इमरजेंसी, और कहा, जिलानी से कहा कि साहब ये लड़के तो वहाँ चले गए सब। तो जिलानी ने कहा कि भाई बांधे हुए नहीं गए, अपनी मर्जी से गए, चुप रहो। 10 साल से इन्होंने सिनेमा नहीं देखा है, तो ये खेल भी नहीं देखेंगे। और मैं गवर्नर साहब से एग्री करता हूँ। मैंने वहाँ एक ये कहा कि भैया तो इनको बॉल दे दो, और नहीं तो ये पत्थर उठाएंगे। तो हर गांव में मैंने खेल का मैदान आइडेंटिफाई करा के दे दिया लड़कों को। मुझे ये बताइए सर, अ प्राइम मिनिस्टर हु इज इग्नोरेंट अबाउट कश्मीर, इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर, ये आपके लफ्ज हैं, brought about the biggest change in Kashmir that has ever happened. But he did it in ignorance. He did it poorly informed. He didn't know the situation. वो तो उनका एजेंडा था, अपना एजेंडा लागू कर रहे थे। But ये एजेंडा जरूरी था? Was it a mistake? ये भी मुझे बताइए। वो उनके लिए नहीं, जरूरी आप क्या था। समझते हैं? क्योंकि कश्मीर को आपकी काफी अच्छी समझ है कश्मीर की। मैं तो नहीं करता इस काम को। आप 370 को नहीं, 370 तो हटाता मैं, लेकिन डाउनग्रेड नहीं करता स्टेट को। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी कश्मीरियों को सबसे ज़्यादा हद डाउनग्रेड होने की है। What about the way Kashmir has been handled since 2019? उसके बारे में बताइएगा। Has there been more mistakes made by the government in Delhi? नहीं, वहाँ तो कुछ होता नहीं था। गवर्नर तो अपना गोल्फ खेलते थे, आनंद करते थे, कोई इनिशिएटिव दिल्ली का नहीं होता था। एक बार जब वहाँ बाढ़ आई थी, तब मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था। 2014 की बात है। हाँ, गए थे, तो इनके लिए लेकिन बड़ी। अब मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इनका शायद Should they be holding elections? Should they be restoring statehood? Are those important? अब स्टेटहुड का प्रॉमिस तो किया अमित शाह साहब ने हाउस में, लेकिन मुझे नहीं लगता पीएम जल्दी से करेंगे। और वो गलती है? करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। एकदम करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। इलेक्शन के पहले? इलेक्शन के पहले ही कर देना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आपको लोगों में फेथ पैदा करना है तो किसका इलेक्शन करा रहे हो? म्यूनिसिपैलिटी का कराओ, स्टेट का कराओ, असेंबली हो। तो आपकी राय है कि दे शुड इमीडिएटली रिस्टोर स्टेटहुड? Certainly, or that is your promise. And they should also then move to hold elections as quickly as possible. Of course. So the delay is another mistake. In both of these, the delay is a mistake. Mistake क्या, वो उनका अपना एजेंडा है, पर ये मेरा सोचना है, ये अलग हो सकता है। I want to talk to you about 3-4 more things about the Prime Minister. जी जी। Let's first talk about the fact that his ministers, his chief ministers, are constantly taunting Muslims. मुसलमानों को बाबर की औलाद बुलाया जाता है। योगी जी जब उनकी जिक्र करते हैं तो अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान कहते हैं। हमारे अमित शाह साहब एक ज़माने में तो उनको दीमक बुलाते थे, टर्माइट्स बुलाते थे, और हमेशा साहब कहते हैं गो टू पाकिस्तान। बल्कि हकीकत यह है सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कभी कभी ऐसा लफ्ज़, ऐसी जवान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ही कहा था कपड़े से पहचान सकते हो, उन्होंने ही कहा था कब्रिस्तान और शमशान घाट। क्या
Is it proper for the Prime Minister? ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, इस देश को अगर सरवाइव करना है तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि मुसलमानों को माइनस करके सरवाइव करेंगे। उनका इतना बड़ा नंबर है एंड अच्छी कम्युनिटी है, उसका कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में, उसका विश्वास जीत के चलाना चाहिए। आपने ये बात कभी प्रधानमंत्री साहब को कही है डायरेक्टली? भाई मेरा तो, मैं चूँकि लोहियाइट था, शुरू से कन्विक्शन है, लेकिन मैं सर फोड़ता थोड़े फिरूंगा उनसे। आप बताओ, अभी देखिएगा आपके इंटरव्यू का जो फॉल आउट होगा, कल तक पता चलेगा क्या कहलवाएंगे मुझको कहीं से। So this treatment of Muslims is a mistake. It's a wrong thing for any government to alienate such a vast majority of people. आप उन्हें थ्रो नहीं कर सकते, बाहर नहीं फेंक सकते, तो उनके साथ रहना है तो मोहब्बत के साथ रहो। Let's come to a second thing. जी, The Prime Minister's handling of the BBC documentary. He forced social media to take it down. 3 weeks later, there were tax raids on BBC offices in Delhi and Bombay. And now, as you and I are speaking, the Enforcement Directorate is investigating the BBC for alleged FEMA violations. Is this the right way for the Prime Minister of a democracy? नहीं, उनके लिए ठीक है, मेरी निगाह में ये गलत है, गैर जरूरी था। वो तो ज़्यादा लोगों ने देखी, और इस तरह की पाबंदी कभी नहीं लगानी चाहिए। और बीबीसी बहुत रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको मैं अभी भी बताऊं, गांव में लोग बीबीसी सुनते हैं और उसी पे यकीन करते हैं रेडियो में। अभी भी? हाँ, कहते हैं बीबीसी पे आया साहब। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से कहते हैं इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आजकल तो वो कहने लग गए इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रीस के बारे तो भूल गए, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। शुड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ट्रीट द मीडिया इन दिस वे? अब वो तो देखिए, उनका अपना वैल्यू सिस्टम है प्राइम मिनिस्टर का। आप अपने वैल्यू सिस्टम? मैं तो नहीं करूंगा ऐसा, ये गलती है। मैं नहीं करूंगा। Let's come to Adani sir. The Adani scandal is the worst scandal that has hit the Indian stock market in our country's history. ऐसी चीज कभी पहले हुई नहीं, कभी नहीं हुई जी। और इसके बारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि सरकार भी खामोश है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल ही खामोश है। Is he handling the Adani scandal properly? नो, नॉट एट ऑल। वो, मैं उनकी जगह होता तो पहले दिन इससे हाथ छुड़ा लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत डैमेज हुए हैं पीएम। डैमेज हो गया जी, हो गए, और ये नीचे तक चली गई। मैं अभी एक यूट्यूब पे गाना सुन रहा था, एक दलित लड़की है कोई प्रभा मौर्य करके, और वो गाना गा रही है कि ये चाय वाला है ना गाय वाला है, अंबानी अडानी का ये लगता साला है, इसने देश बेच डाला। अगर ये लैंग्वेज लोकल डायलेक्ट में नीचे चली जाती है तो आप समझो नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जी, इन 1989 वीपी सिंह, और आप उनके बहुत करीब थे, जी जी, कन्वर्टेड बोफर्स इनटू एन इलेक्शन इशू और राजीव गांधी को हरा दिया था। 2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर देंगे। तो ये खतरा है कि अदानी कैन फिनिश द गवर्नमेंट। बिल्कुल, अगर ओपोजिशन ने एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार दे दिया तो बच ही नहीं सकते हैं। The combination of 1-to-1 fights and Adani can demolish the BJP. टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि ये सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। So, असल में खामोशी से प्राइम मिनिस्टर साहब खतरे के साथ खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स, पता नहीं उनको कोई सलाह देता है कि नहीं मैं दे रहा हूँ, खतरा उठा रहा हूँ, ये कि उससे मेहरबानी करके अदानी से हाथ छुड़ा लीजिए। तो वो तो उनके बहुत करीब हैं। मुझे एक दिन के लिए बुला लें, मैं बता दूंगा, ये चीज़ें कर लें। ये जो आरोप राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं लगाने का कि 20,000 करोड़ जो उसका तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? डू पीपल बिलीव दिस इज मोदी साहब मनी? मैं इसमें मत मुझसे बुलवाइए, लोगों में बहुत बुरी बुरी बातें चली गई। तो इसका मतलब है लोग इसको मानने लग गए। लोग ये मानने लगे कि अडानी के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में इनकी दिलचस्पी है। इसका मतलब है कि अगर दिलचस्पी है तो फायदा भी होगा नेचुरली, और अगर फायदा होगा तो हो सकता है पैसा भी उनका हो। बिल्कुल, तीनों चीजें मान गए आप।
देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है इनकी, जिनमें मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ कौन कौन है, वहाँ का रुपया वो चीफ मिनिस्टर तो सारा खा नहीं रहे हैं, वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से फिर कहीं जा रहा होगा, तो हो सकता है अडानी को जा रहा हो। लोग इस तरह की चर्चा करते तो हैं। मलिक साहब, एक बार फिर करप्शन का मुद्दा उठ गया है। गोवा की जिक्र हो रही थी तब उठा, जी आपने कहा कि इस प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं। जी। अब अदानी के मामले में लग रहा है कि इनको फायदा है। इनको एक मिनट नहीं भाई, आप देखें पार्लियामेंट में ये एक सवाल का जवाब दे पाए अदानी पे? ये तो कर रहे थे एक अकेला, भाई इससे काम नहीं चलता, बताओ तो क्या बात है। ही कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड इन हिज डिफेंस। वो आपसे ये सुन के बहुत नाराज होंगे, याद रखिएगा। हाँ, मुझे तो क्या कर सकते हैं, मरवा मुझे नहीं सकते, टप्स मेरे पे ज़्यादा हैं, कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मेरी कम्युनिटी में किसानों के इशू पे बोलने के बाद मुझसे इतनी हमदर्दी है कि जिस दिन मुझे छेड़ेंगे इनको पता चल जाएगा, ये लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे कहीं। अच्छा, वैसे मेरे पे कुछ है नहीं, मैं फ़कीर आदमी, किराए के मकान में रहता हूँ, प्रॉपर्टी मैंने बनाई नहीं है। So you have no fear? ऑफ कोर्स, मेरे तो बाप दादा की ज़मीनें भी बेच ली पॉलिटिक्स में आके मैंने। मैं आपको एक और शख्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, फिर आई विल एंड द इंटरव्यू, राहुल गांधी के बारे। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे क्योंकि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी इतना गलत काम नहीं हुआ जैसा उसे ना बोलने दे के हुआ। स्पीकर ने शेमफुल बहुत गलत काम किया, मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो गलत था, उसको ज़रूर बोलने देना चाहिए था। और जब पार्लियामेंट मिले तो उसकी सफाई वहाँ दिलवानी चाहिए, उसका राइट था इनहेरेंट। ये स्पीकर साहब का डिसीजन था या स्पीकर साहब को ये डिसीजन दिया गया था किसी और ने? किसी का डिसीजन होता है क्या? आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिज़ी हो गई है, कैंसिल हो गया है। राष्ट्रपति भवन में हमारे यहाँ के भी लड़के वड़के रहते हैं। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं? या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ? यस। She can't meet anyone she wants. Yes. So she's a puppet of the Prime Minister. Of course. But this is disrespect to the highest person in the country. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे बताइएगा। कन्विक्शन हुई, 24 घंटों के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो लगता है क्यों किया गया। लेकिन 2016 में जब नारायण भाई खछाड़िया, एक बीजेपी एमपी, उसका तो कन्विक्ट हुए, कुछ नहीं हुआ, कोई इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनको 16 दिन दिए गए टू गेट अ स्टे। राहुल गांधी दे हैव बिकम वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट राहुल गांधी। और राहुल गांधी बड़ी रेलेवेंट चीजें बोल रहे हैं, ऑफ लेट में सुन रहा हूं जो अडानी, उन्होंने सही चीज पकड़ी है। ये सरकार राहुल गांधी से डरती है? डरती नहीं, मतलब उसके घबराती है, जवाब तो दे नहीं सकती है, कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ। और आप ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन कहाँ दिया, दोनों हाउस में, दोनों स्पीच मैंने सुनी उनकी। You have your finger on the pulse of the country. How does the country view Rahul Gandhi today? कंट्री का तो मुझे नहीं पता, पर लोग तो अब उसको यात्रा के बाद उसका वो कद ऊंचा हुआ है, लोग उसे पसंद करने लगे। देखिए करण भाई, यहाँ 10 नेताओं के नाम ले सकता हूँ मैं, जो मेरठ के हैं, मेरठ जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो उसने इस संस्कृति को अटैक किया है कि नहीं, पैदल भी चलना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए। 3500 किलोमीटर पैदल। हाँ, पैदल कोई मामूली बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन वो श्रीनगर में गया है, सारा श्रीनगर बाहर निकल आया था उसे देखने के लिए, और पड़ती हुई बर्फ में खड़े होकर भाषण किया उसने, बिना छाता के। बिना छाता के। एक आखिरी सवाल जी, आपने वो YouTube इंटरव्यू में भी ये भी कहा है कि गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टिंग द ऑपोजिशन। कोई उसका सिस्टम होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि किसी को उठा के बना दिया। और आपने ये भी कहा था या सजेस्ट किया था दैट गवर्नर शुड बी चोजन
in a way that is similar to how the Supreme Court wants election commissioners chosen. Yes, yes. मतलब प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन ना हो अकेले, कोलिजियम का हो. एग्जैक्टली. क्योंकि बहुत थर्ड क्लास किस्म के लोग गवर्नर बन रहे हैं. थर्ड क्लास किस्म के लोग गवर्नर बन रहे हैं. मैं आपको बताऊं कितना डिटीरियरेशन तो हमारे सिस्टम्स में हो रहा है. पिछले 2 साल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर चुने गए हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो बिना संघ के कनेक्शन के चुना गया हो, और उसमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने के लायक नहीं है. आप लिस्ट मंगा के सबका देख लीजिए. और बन गए वाइस चांसलर. मेरे यहाँ भी आए थे कश्मीर, मेरे पास भी आए. मैंने पीएम को भी बताया, मगर साहब ये रोज़ आ जाते हैं कि वीसी बनाओ इसको उसमें. कह लें कुछ नहीं, 20-21 हो तो देख लेना, बाकी ये ही सपोर्टेड मी ऑन दिट. मैं तारीफ़ करूँगा पीएम की. करप्शन पे भी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया शुरू में. वो गोवा में उनका चेंज हो गया, आई डोंट नो व्हाई. लेकिन आपने एक और भी चीज कही कि करप्शन के मामले में प्रधानमंत्री साहब को कोई नफरत नहीं ना, वो जो होनी और चाहिए. उनके आसपास के लोग कर रहे हैं, उनको पता भी है. उनके पीएमओ से जितेंद्र सिंह जी का नाम लेके फोने आ रही हैं, उनको ये भी पता है, लेकिन किया कुछ नहीं हुआ. मैंने बताया उनको, मेरे से तस्दीक की अमित शाह साहब ने. अच्छा, वो जो दादरी वाला आपने कोट किया जी, वो मैंने एक तो अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा. अमित शाह ने मेरे से कुछ नहीं कहा था कि इनकी अकल मार रही है या कुछ. ये सही था कि मैंने कहा था जब मैं इनसे मिला तो 5 मिनट में हमारा एक तरह से झगड़ा हो गया था और मुझे लगा कि वो बहुत एरोगेंस में है. सर ये जो आपको मैंने कोट किया था कि अमित शाह सेड, हाँ, ये मोदी साहब के बारे में, सत्यापाल इसकी अकल मार रखी है. इसको मैं वापस लेता हूँ. उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा. मतलब आपने गलत कहा है? मैंने गलत कहा. ये आपकी गलती थी? जी जी. चलिए, बट अगर 2-3 आपने कही है प्राइम मिनिस्टर के बारे, बिफोर आई एंड आई जस्ट वांट यू टू कंफर्म इट. ही इज इल इन्फॉर्म्ड एंड इग्नोरेंट अबाउट कश्मीर. यस. ही डज नॉट नो द सिचुएशन. यू स्टैंड बाय दैट? या. इनके जो यू वोंट विथड्रॉ इट? नो, आई विल नेवर विथड्रॉ इट बिकॉज. एंड द सेकंड थिंग यू सेड कि प्राइम मिनिस्टर साहब को करप्शन के बारे कोई नफरत नहीं, उनके आंखों के सामने हो रही, उनके लोग कर रहे हैं, उनके पीएमओ के नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता भी है कुछ कर रहे हैं. यू स्टैंड बाय दैट? चूंकि मैंने कहा है, मैंने बताया, मैं आई स्टैंड बाय दैट. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय दैट. ही विल बी फ्यूरियस विद यू. तो मैं एक बात बताऊँ, आप हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि रांड से परे क्या गाली. भाई घर मुझे नहीं दिया, सिक्योरिटी मेरी विड्रॉ कर ली, बाय इम्प्लीकेशन ये कि साले कोई मार दे, मार मुझे कोई सकता नहीं है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है. छीन क्या सकते हैं मेरे से. सत्यपाल मलिक साहब, आई थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू. I think it will create a few earthquakes. I only hope and pray that you are safe and you stay safe. वो तो आपकी कृपा है तो मैं सेफ हूँ. Thank you, sir. और मुझे ज़िंदगी में अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है. मैं इतना कर चुका हूँ. ये 2 चीज़ 370 और किसानों वाला. किसानों में मैंने अभी भी 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ मैं महीने में. लेकिन जो आपने मोदी साहब के बारे कहा जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है. लोग याद रखेंगे, मोदी साहब नाराज होंगे, सरकार आपके साथ नाराज होगी, हो सकता है कुछ आप पे एक्शन लिया जाए, मुझे नहीं पता, बट यू स्टैंड बाय इट. यस, यू आर नॉट विथड्रॉइंग इट. आई विल नेवर विथड्रॉ. जो मुझे विथड्रॉ करना था वो मैंने कर लिया अमित शाह के मामले में. बट और कुछ नहीं विथड्रॉ करेंगे? और कुछ नहीं करूँगा. थैंक यू वेरी मच इंडीड. मैं मेहरबानी, शुक्रिया. Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on the Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch The Interview. Your viewership means an awful lot to me.